इसको ऑन है। सभी को नमस्कार। निदेशालय पंचायती राज की ओर से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जुड़े हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त DPROs, ADPROs, ADO पंचायत, DPM, DEO एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों एवं कार्मिकों का हम निदेशालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज का हमारा विषय मिशन अंत्योदय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना पर है और आज का विषय निदेशालय के अनुरोध पर श्री विवेक उपाध्याय जी, संयुक्त निदेशक DRDA प्रकोष्ठ ग्राम्य विकास विभाग से वो हमारे बीच में है। आज का सेशन उनके द्वारा लिया जाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विवेक उपाध्याय जी को कि सर आप प्लीज सेशन को सर प्लीज आप शायद ऑनलाइन सर आपने ज्वाइन किया है। करना चाहूंगी श्री विवेक उपाध्याय सर का। और सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि जो ये सेशन चल रहा है सर, इसमें फ्रंट लाइन में जो हमारे DPROs और अन्य अधिकारी हैं वो फ्रंट लाइन में जुड़े हैं सर, और YouTube के माध्यम से सर हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं और अन्य कार्मिक विभाग के लोग जुड़े हैं। तो हम निदेशालय की ओर से सर हार्दिक आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं सर। अब मैं श्री विवेक उपाध्याय जी
सर से कहूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण का, डायरेक्टरेट पंचायती राज के सभी अधिकारीगण का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि हमारे विभाग से संचालित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और मिशन अंत्योदय यूएल सर्वे के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी जाए, तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में जो आवासीय योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, इंदिरा आवास योजना, उसको 2016 में परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में भारत सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र आवास विहीन परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन SECC 2011 सर्वे से जो पात्र लाभार्थी निकल के आए हैं उसका चयन होता है। इसके तहत जिसको मकान आवंटित होते हैं उसको न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में एक कमरा, एक शौचालय और एक किचन का निर्माण किया जाता है। यह निर्माण लाभार्थी के द्वारा स्वतः ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं उसमें 60% SC/ST के लिए होते हैं, 15% 15% अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए होते हैं और 5% आवास क्षैतिज रूप से दिव्यांग के लिए आवंटित होते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन इस प्रतिशत में संबंधित श्रेणी का लाभार्थी उपलब्ध न होने की दशा में वो आवास दूसरे श्रेणी को आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हमारा पर्वतीय राज्य होने के कारण इसमें 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस सहायता धनराशि के अतिरिक्त परिवार को 12,000 रुपए स्वजल से अथवा मनरेगा से अतिरिक्त रूप से शौचालय निर्माण के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मनरेगा से लाभार्थी जॉब कार्ड होल्डर है तो उसको 95 मैंडेज अकुशल अनस्किल्ड लेबर का भी पैसा अपने मकान के निर्माण के लिए वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मनरेगा में उसको आवेदन करना पड़ता है, वहां से एक मस्टोर इशू होता है, वो अपने स्वयं के मकान के निर्माण के लिए 95 मानव दिवस की मजदूरी मनरेगा से प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर इतनी धनराशि में स्वयं से काम करने, अपनी सामग्री आदि लगाने के बाद भी मकान अगर वो नहीं बना पाता है तो अगर वो चाहे तो संस्थागत ऋण बैंकों के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। इसमें ये कहा गया है कि लीड बैंक अधिकारी और जिले के बैंकर्स और जो जिले के हमारी टीम होती है उसमें लाभार्थी का सहयोग प्रदान करें। जैसा पूर्व में हम लोगों ने बताया, SECC डेटा से लाभार्थी का चयन होता है। ये प्रथम पेज के लिए था। प्रथम पेज के जितने SECC के पात्र लाभार्थी थे उनको सबको मकान आवंटित हो चुका है। इसमें जो पैसा धनराशि के खाते में जाता है सीधे PFMS के माध्यम से, DBT के माध्यम से धनराशि उसके खाते में सीधे अंतरित की जाती है। इसमें कहीं कोई चेक या नगद धनराशि देने की व्यवस्था नहीं है। योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप की अनिवार्यता की गई है। मोबाइल ऐप की अनिवार्यता इस तरह का है कि जब मकान लाभार्थी बनाने जाता है 3 स्तर का उसका जियो टैग होता है। मकान प्रारंभ करते समय, लिंटर लेवल पे और शौचालय के साथ मकान पूर्ण करने पे 3 स्तर पे जियो टैग और फोटो अपलोड होने के बाद भी धनराशि उसके खाते में अंतरित की जाती है। लाभार्थी की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थानीय रूप से 4 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिन विकल्पों के आधार पे जो उसको अच्छा लगे भूमि की उपलब्धता के अनुसार वो मकान उस डिजाइन के आधार पर बना सकता है। धनराशि को धनराशि जो लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है वो 3 किस्तों में भेजी जाती है। प्रथम किस्त 60,000 रुपए भेजा जाता है। यह आवास स्वीकृत होने पे और भूमि चयन के फोटो को आवास साफ्ट में अपलोड करने पे भेजा जाता है। दूसरी धनराशि जब इससे लिंटर लेवल तक मकान उसका पहुंच जाता है तब उस समय फोटोग्राफी और जियो टैग होता है। उसको अपलोड करने के बाद
द्वितीय किस्त 40,000 रुपए की जारी होती है। तीसरी किस्त 30,000 रुपए की तब जारी होती है जो शौचालय के साथ वो अपना मकान पूर्ण कर लेता है। योजना क्रियान्वयन में जो लाभार्थी एससीसीसी में पात्र पाए जाते हैं, उनका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उनकी प्राथमिकता तय करती है कि उनकी गरीबी के अनुसार, उनके मकान की स्थिति के अनुसार किसको पहले मकान देना है, किसको बाद में देना है। उसको जो ग्राम सभा प्रस्ताव निर्धारित करती है, प्रस्ताव पास करती है, उसको जनपद की अपीली कमेटी जो डीएम साहब की अध्यक्षता में होती है, उसके द्वारा उसको अंतिमीकरण किया जाता है। अंतिमीकरण के बाद जब एफिलिएट कमेटी सूची पीडब्ल्यूएल की बना देती है, परमानेंट वेट लिस्ट इसको बोलते हैं, स्थायी प्रतीक्षा सूची, उसके बाद लाभार्थी का बैंक खाता, उसका आधार नंबर, उसका मनरेगा का जॉब कार्ड नंबर, ये सारा डिटेल आवास साफ्ट पे फीड होता है। इसके बाद जहां पे उसको निर्माण करना है, पुराने आवास का, नए स्थल का, वहां का फोटोग्राफी करके जियो टैग किया जाता है। जियो टैग करने के बाद प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त 3 स्तर पे 60,000, 40,000 और 30,000 रुपए की धनराशि उसके खाते में एफटीओ के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। इसमें कुछ कैटेगरी दी हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत की एससीसीसी सर्वे 2011 का जो डेटा है, उसमें जो परिवार 5 श्रेणी के हैं जिनको दर्शाया गया है, उनको स्वतः ही वो आवास सॉफ्ट इस योजना के अंतर्गत समाहित कर लेता है, और 13 श्रेणी ऐसे हैं जिससे स्वतः ही लाभार्थी उससे बाहर हो जाता है। जो 5 श्रेणी है जिसमें स्वतः ही सम्मिलित होता है परिवार, वो ऐसा परिवार है जो आश्रय विहीन हो। दूसरी श्रेणी है कि निराश्रित, बेसहारा या भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला परिवार हो, या हाथ से मैला ढोने वाला परिवार हो, या आदिम जनजाति समूह में चिन्हित परिवार हो, या वैधानिक रूप से मुक्त कराया गया बंधुआ मजदूर का परिवार हो। ये स्वतः सम्मिलित होने वाले मानदंड है। इसी तरह से स्वतः बाहर होने वाले भी मानदंड है। 13 ऐसे पैरामीटर जिसमें से कोई भी एक पैरामीटर में वो परिवार उस श्रेणी में आता है तो स्वतः ही इस योजना के लाभ से बाहर हो जाता है। जिसमें मोटर युक्त कोई दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, या मछली पकड़ने वाला नाव का धारक परिवार, या मशीन, तिपहिया, चौपहिया, कृषि उपकरण, थ्रेसर, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन, पावर टिलर आदि धारक परिवार, 50 रुपया या इससे अधिक ऋण सीमा वाला या किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार, ऐसे परिवार जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी हो, या कोई गैर कृषि उद्यम वाला परिवार हो जो पंजीकृत हो, या 10,000 से अधिक प्रतिमाह कमाने वाले परिवार हो, या आयकर अदा करने वाला परिवार हो, व्यवसाय कर अदा करने वाला परिवार हो, जिनके पास रेफ्रिजरेटर है, लैंडलाइन है, या जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है, सिंचाई के उपकरण है, 2 या अधिक फसल वाले 5 एकड़ या इससे अधिक की सिंचित भूमि वाला परिवार है, या 7.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और कम से कम एक सिंचाई उपकरण वाला परिवार है। ऐसे परिवार होने पे वो स्वतः ही आवास साफ्ट उनको बाहर निकाल देता है, उनको लाभ ये नहीं मिल पाता। प्राथमिकता निर्धारण के लिए कहा गया है कि ग्राम सभा लाभार्थियों की स्थिति देख के, उनकी कैटेगरी देख के प्राथमिकता निर्धारित करेगी। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग वर्ग और ऐसे परिवार जिनमें कि 25 वर्ष से ऊपर का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, या केवल महिलाओं वाला परिवार है, या कोई भी ऐसा परिवार नहीं है उसके घर में जो काम करने की स्थिति में हो, तो ये सब देखते हुए ग्राम सभा उसकी प्राथमिकता निर्धारित करती है। ये हमने चर्चा कर ली है कि ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, या महिला मुखिया का परिवार है जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, या ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है, या ऐसा परिवार जिसमें कोई विकलांग है, या कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, या अधिकांशतः दिहाड़ी के हिसाब से दिहाड़ी मजदूर है जिससे कि उसका आय का सृजन हो रहा है, या भूमिहीन परिवार है, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता में ग्राम सभा द्वारा ऊपर रखा जाता है।
अब इसमें एक ये भी दिया गया है कि चूंकि ये सर्वे जो SECC सर्वे बहुत पुराना था, इसमें कई परिवार ऐसे भी आ गए होंगे जिनके पास पूर्व से बीच में मकान अपना स्वयं के स्रोत से बना लिया हो, या इस बीच किसी अन्य आवास योजना का लाभ मिल गया हो, या पलायन कर गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या वह क्षेत्र शहरी क्षेत्र में चला गया हो, या वहां का वही स्थानीय निवासी न हो, फिर भी उसका नाम उस सूची में आ रखा है, तो उसको अपात्रता की श्रेणी में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रख सकते। ग्राम सभा जो सूची बनती है प्राथमिकता निर्धारित भी करती है, और सूची में उनके नाम ऊपर नीचे करना ये भी प्राथमिकता सुधार कर सकती है, जिसमें जो जिनको महत्व देना है उसमें सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए कोई रक्षा बल के और सैनिक बल के पुलिस वर्ग के कार्मिक हैं जिनकी विधवा या निकट संबंधियों का परिवार है, या ऐसे परिवार जिसमें कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित है, या HIV से पीड़ित है, या इकलौती बेटी वाला परिवार है, या वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी परिवार हैं, या किन्नर परिवार है, इन परिवारों को भी प्राथमिकता के श्रेणी में रखा जाता है। अपीलेट कमेटी का हम लोगों ने बात कर लिया था, और SECC सर्वे 2011 में हमारे राज्य में 12,662 कुल पात्र परिवार निकल के आए थे, जिसमें कि 539 परिवार भूमिहीन थे। ये सारे 12,662 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, जिसको हमने प्रथम फेज में लाभान्वित कर लिया है। इसमें ऐसे परिवार जो 539 भूमिहीन परिवार थे, उनको भूमि पट्टा भी आवंटित किया गया है और मकान भी उनको दिया जा चुका है। लेकिन सर्वे 2011 में बहुत से ऐसे परिवार थे जो छूट गए थे, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। भारत सरकार के अनुरोध पे और राज्य सरकार के अनुरोध पे भारत सरकार ने अनुमति दी कि आप इनका चिन्हीकरण करिए, तो एक आवास प्लस सूची दूसरे पेज में तैयार की गई। उस सूची में हमारे राज्य में हम लोगों ने 94,000 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से 29,000 लोगों को भारत सरकार में जो स्क्रूटनी प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हमने पीछे की है मानकों की, उन मानकों के आधार पे आवास शॉप से स्वतः ही हटा दिया है। उसके बाद हमारे पास 65,144 परिवार बचे हैं, जिनका हमने आधार सीडिंग, जॉब कार्ड मैपिंग, अकाउंट नंबर की फीडिंग, ये सारा काम हमने पूरा कर लिया है, जिसके सापेक्ष राज्य को 13,399 का लक्ष्य वर्ष 2020 और 21 के लिए प्राप्त हुआ है, और 21-22 के लिए 3,073 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल हमारे राज्य को वर्तमान में 16,472 का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, जिसके सापेक्ष आपको सभी को ज्ञात है कि 31 तारीख को राज्य स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ग्राम विकास द्वारा और समस्त जनपदों में मुख्यालय में, कहीं कहीं ब्लॉक लेवल पे भी माननीय मंत्रीगण या माननीय विधायकगण अथवा जो भी ब्लॉक प्रमुख या अन्य जनप्रतिनिधिगण के द्वारा एक साथ इसमें सैंक्शन जारी किए गए हैं, और लगभग 14,500 आवासों का सैंक्शन अभी तक जारी किया जा चुका है, जिनके खातों में प्रथम किस्त की धनराशि भी अंतरित कर दी गई है। ज्यादातर लोगों के खाते में पहुंच भी गई है, कुछ लोगों के खाते में 2-4 दिन में वो धनराशि पहुंच जाएगी। लगभग 87 करोड़ रुपया अभी राज्य पे उपलब्ध था, उतनी धनराशि हम सारे लाभार्थियों के खाते में यहाँ से एफटीओ के माध्यम से जनपद भेज रहे हैं, और जो शेष धनराशि है उसकी मांग भारत सरकार से कर ली गई है। जैसे ही पैसा आएगा इनको दे दिया जाएगा। अब इसका लक्ष्य अगर हम जनपदवार बात करेंगे तो 13,399 का जनपदवार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो जनपदवार स्क्रीन आपके सामने है। इसी तरह से 21-22 का जो लक्ष्य हमको 3,073 का मिला हुआ है, वो भी जनपदवार जो उपलब्धता लाभार्थी की है वो जनपद को आवंटित किया गया है। इसमें ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रथम फेज में भारत सरकार राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर देती थी, उस लक्ष्य के सापेक्ष राज्य से जनपदवार वहां कितने लाभार्थी उपलब्ध हैं श्रेणीवार उनको लक्ष्य आवंटित होता था। लेकिन वर्तमान में
श्रेणीवार और जीपीवार ग्राम पंचायत वार लक्ष्य भी भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन ही आवंटित हो रहे हैं। उस आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अगर संबंधित ग्राम पंचायत में कोई लाभार्थी उपलब्ध न हो, उस श्रेणी का लाभार्थी न हो, तो उसको दूसरे गांव में जहां लाभार्थी उपलब्ध हैं शिफ्ट किया जा सकता है। जो वर्तमान में जैसे पिछले फेज में हमने बताया कि 539 परिवार ऐसे निकल के आए थे कि जो भूमिहीन थे, और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को दी गई है। उन सबको भूमि उपलब्ध करा दी गई थी, भूमि पट्टा, और उनको आवास भी आवंटित हो गया था। सेकेंड फेज में भी 2865 लाभार्थी ऐसे निकल के आए हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं, जिनको भूमि पट्टा आवंटन की कार्रवाई जनपदों के द्वारा की जा रही है। 11 लोगों को जनपदों ने, 13 जनपद ने भूमि पट्टा आवंटित भी कर दिया है। जो भूमिहीन परिवार हैं उसमें से 20-21 के लक्ष्य में जो आ रहे हैं 596 परिवार हैं, और 21-22 के लक्ष्य में 151 परिवार ऐसे आ रहे हैं जो भूमिहीन है, जिनको जनपद के द्वारा भूमि पट्टा और आवास दोनों स्वीकृत किया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री आवास की कुछ विशेषता थी। मोटी मोटी चीज हमने चर्चा कर दिया। भारत सरकार से इसमें जो धनराशि प्राप्त होती है वो 90-10 के रेशियो में प्राप्त होती है। इसके लिए 4 हाउस टाइप डिजाइन जो IIT ने दिया है, उसके लिए हम लोगों ने लाभार्थी पुस्तिका का प्रकाशन भी किया है। उसमें ये बताया गया है कि ये 4 तरह के मॉडल आवास, इसमें से आप कोई भी एक से करके आप उसको बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए क्या क्या सावधानी आदमी को रखनी चाहिए, उस लाभार्थी पुस्तिका में सारा ब्यौरा दिया गया है। उससे एक आम आदमी भी उस पुस्तिका को अगर पढ़ ले या समझ ले तो बहुत अच्छा मकान बना सकता है। तो ये प्रयास लाभार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा कराया गया। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे मिशन अंत्योदय और EOL सर्वे पे। मिशन अंत्योदय सर्वे विगत 3 साल से सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि ये देखा जाए कि हर ग्राम पंचायत में वहां की बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या है, आधारभूत संरचना की स्थिति क्या है, रोजगार के अवसर क्या है, वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, और जो योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है उनकी पहुंच वहां तक क्या क्या है, किन किन सुविधाओं का लाभ उन गांव वालों को मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो किन सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, या कौन सी आधारभूत संरचना उस गांव सभा में उपलब्ध नहीं है। तो इसको देखने के लिए ये सर्वे भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके बाद इस सर्वे से जो डेटा निकल के आया उसके बाद आप GPDB बनाते हैं ताकि जो गैप्स निकल के आए हैं उसकी पूर्ति हम करा सकें। जो ग्राम पंचायत के विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण था, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये सर्वे कराया गया है। इसमें ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की बात कही गई है। समग्र विकास में सड़क हो, इंटरनेट हो, LPG सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, उस गांव पंचायत में बिजली, पानी, शौचालय हो, जल संरक्षण, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधा हो, गांव पंचायत बैंक, डाकघर, जन सेवा केंद्र और वित्तीय समावेशन की सुविधा से आच्छादित हो, कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए व्यवस्था हो, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हो, मंगल दल हो, आजीविका संवर्धन के लिए वहां कोई गतिविधि संचालित होती हो, शिक्षा एवं कौशल के विकास के, रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर वहां पे उपलब्ध हो, युवाओं के लिए खेल संस्थान, क्रीड़ा स्थल उपलब्ध हो, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, इनके आर्थिक और सामाजिक विकास की सुविधा उपलब्ध हो,
वहां पे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन संबंधी गतिविधि हो, खाद्य सुरक्षा से सभी लोग संचालित हों, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को या ऐसे कोई हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जिनको किसी भी प्रकार के सरकारी सहयोग की, सपोर्ट की आवश्यकता है, तो ये सारी सुविधा मिले ताकि उस गांव का सामाजिक आर्थिक विकास हो। तो इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए भी उस सर्वे को किया गया है, इन सारी चीजों को उसमें सम्मिलित किया गया है। आर्थिक विकास के लिए जो बात की गई है, आर्थिक विकास के लिए कहा गया है कि वहाँ के गरीब और वंचित वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी का आर्थिक विकास हो। इसके लिए तकनीकी युक्त कृषि की व्यवस्था हो, आधारभूत ढांचे का विकास हो, ग्राम पंचायत की क्षमता का निर्माण हो या विकास हो, स्वयं सहायता समूहों के जो उत्पाद हैं उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की व्यवस्था हो, स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए और कौशल विकास के लिए उनको सुविधा उपलब्ध हो, उनके प्राकृतिक संसाधन है या मानव संसाधन है उनके विकास के लिए संरक्षण की व्यवस्था हो, जो वहाँ का उत्पाद है या मूल्य श्रृंखला है या सेवा का विकास है उसके लिए वहाँ पे व्यवस्था हो, आजीविका इस तरह की हो कि साल भर उनको आजीविका उनका मिल सके, आजीविका सतत हो, इसके लिए व्यवस्था हो। तो ये कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। इन पहलुओं को भी मिशन अंत्योदय सर्वे में सम्मिलित किया गया है। जो सर्वे किया गया है उसको अगर मोटे तौर पे तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ये है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है और संरचना की क्या स्थिति है, सेवाओं की उपलब्धता क्या क्या है। इसमें सर्व ऋतु सड़कें हैं, बैंकिंग इंटरनेट सुविधा है, सुरक्षित आवास है, 12 घंटे की बिजली आपूर्ति है, एलपीजी उपयोग है, सिंचाई की व्यवस्था है और खुले में शौच से मुक्त करने की व्यवस्था ये और संरचना और सेवा में रखा गया है। इसके साथ साथ सामाजिक संरक्षण और सामाजिक विकास का जो कैटेगरी है उसमें सभी बच्चों महिलाओं का टीकाकरण है, अविकसित या अल्प वजन के जो बच्चे हैं उनको चिन्हित किया गया है कि उनको ट्रैकिंग और उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, उनकी दवाई देखरेख के लिए सुविधा वहां पे हो, खाद्य सुरक्षा हो, स्वच्छ जल की सुविधा हो, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल हो, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, विधवा है, दिव्यांग है या ऐसे सेंसिटिव वर्ग है जो असहाय की श्रेणी में आते हैं उनको सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो और जो 18 से 24 आयु के बच्चे हैं उनके कौशल प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं इसको देखा जाना है। इसी तरह उसके आजीविका संवर्धन और आर्थिक विकास के लिए देखा जाना है कि अगर कोई आजीविका करना चाहता है तो उससे बैंक से उसको ऋण मिल जाए, अगर कोई डेयरी मवेशी संसाधन से आय अर्जित करता है तो उसके लिए उसकी सुविधा जो जरूरी है वो मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए या स्वरोजगार पाने वाले परिवार जो है उनको विभिन्न माध्यमों से ये सुविधा प्राप्त हो जाए और ये देखा जाए कि कम से कम सारे परिवार में मिनिमम 10,000 रुपए तक उसके परिवार में आ रहा है कि नहीं, कहीं से आमदनी का ऐसा स्रोत बनाया जाए। इसका भी चिन्हांकन करना है कि ऐसे गरीब परिवार कौन है जिनके 10,000 रुपए तक भी नहीं हो पा रहा है, उनको विभिन्न तरह के रोजगार स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उससे जोड़ा जाए, उसको आर्थिक रूप से थोड़ा सा ठीक किया जाए और जो कौशल और बाजार बैंक लिंकेज जो गैर कृषि रोजगार पाने वाले लोग हैं, एसएचजी के लोग हैं, उनको भी बैंक लिंकेज कराया जाए। ऐसे जो परिवार जिनको कि कृषि उत्पादक संगठनों या सहकारी समितियों से जोड़ा जाए और महिलाओं को किसी वैतनिक रोजगार में और स्वरोजगार में जोड़ा जाए। तो ये 3 कैटेगरी में उस सर्वे को लिया गया है ताकि आधारभूत संरचना भी, सेवाओं का विकास भी और सामाजिक आर्थिक संरक्षण भी उस गांव के लोगों को प्राप्त हो सके। इसका ये उद्देश्य था। इसमें जो मुख्यतः क्रियान्वयन करने वाले विभाग होते हैं करीब करीब 29 आपके विषय हैं 11वीं अनुसूची के जिसको इसमें सम्मिलित किया गया है। लगभग 40-45 विभाग इन काम को कर रहे हैं जिससे कि गांव के समग्र विकास के लिए वो लोग काम मिलजुल के या कन्वर्जेंस के माध्यम से कर रहे हैं। 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय की बात हमने पहले की, वो 29 विषय ये है
इन विषयों से संबंधित विभागों के लिए अनिवार्यता थी इस सर्वे में कि सर्वे के टाइम पे इनके फ्रंटलाइन वर्कर या फैसिलिटेटर वहां रहे भी, सर्वे के टाइम में अपने विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी भी दें, गैर की भी जानकारी दें। अभी पीछे जब समीक्षा इसकी हुई तो जो सर्वे किया गया अधिकतर गांवों में ये दिखाया गया कि सुविधाओं का अभाव है, लेकिन बाद में जब मीटिंग राज्य सरकार स्तर पे हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि साहब हमारे मानक के हिसाब से, स्कूल का जो मानक है उस हिसाब से, राशन दुकान खोलने का जो मानक है उस हिसाब से वो गांव संतृप्त की श्रेणी में आता है। तो इसमें जनपद से अनुरोध होगा या जो टीम नीचे सर्वे करती है उनसे भी अनुरोध होगा कि जब ये सर्वे होता है तो उससे पूर्व ही गांव वाइज किस विभाग की कौन सी योजना है, उसके आच्छादन की क्या स्थिति है, उसके मानक क्या क्या है, इसको ले लिया जाए और सर्वेयर को बता दिया जाए कि ये इस विषय के मानक ये हैं और पूर्ति की स्थिति ये है, ताकि सर्वे और गुणवत्तापूर्वक हो सके। क्योंकि सर्वे में जहां देखा गया है कि गैप्स अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो गांव उस सुविधा से आच्छादित हो रहा है जो उनके मानक। तो इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। जो गैप्स निकल के आए हैं उसका हमने चिन्हीकरण किया है कि जो गैप्स निकल के आए उसमें क्वेश्चनर में उस गैप में किस विभाग की किस स्कीम से उसको भरा जा सकता है। तो ये जरूरी है कि जब गैप आपका निकल के आ जाता है, उस गांव की कैटेगरी आपका प्रतिशत भी निकलता है, उसकी श्रेणी भी निकलती है जिसमें वो गांव उस सुविधा में जिसमें उसमें कमी है रेड, ग्रीन या येलो श्रेणी में दिखाता है। तो जो रेड और येलो श्रेणी की विभाग हैं उनसे ये कहा जाना चाहिए कि जो जीपीडीपी आप बना रहे हैं, जीपीडीपी में अनिवार्य रूप से अपनी कन्वर्जेंस स्कीम को उस गांव के लिए वो प्रस्तावित करें। न केवल जीपीडीपी में उस काम का प्रस्ताव किया जाए बल्कि उस विभाग के उस स्कीम के अपनी जो वार्षिक कार्य योजना विभाग बनाता है उसमें भी उसका प्रस्ताव किया जाए, ताकि जब आपका जीपीडीपी बन के तैयार होता है, आप काम शुरू करने जाते हैं, तो कोई विभाग उस समय ये ना कहे कि साहब आपके जीपीडीपी में जो प्रस्तावित जो कार्य है वो हमारे विभागीय कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं है, तो इस कारण वो काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी हमको रखने की जरूरत है। और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उनको मोटिवेट करने की, उनको समझाने की और उनसे अनुरोध करने की जरूरत है, ताकि कन्वर्जेंस के माध्यम से जीपीडीपी में वो काम आ जाए और उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, ताकि उस गांव की रैंकिंग में ओवरऑल सुधार आ जाए। मिशन अंत्योदय के जो मुख्य विषय थे उसमें हमने बता दिए कि जो आपके 29 विषय थे, आधारभूत संरचना का हो या विभागीय योजनाओं या सेवाओं की उपलब्धता हो, उससे संबंधित क्वेश्चनर हैं, उसको भरते हैं। उसमें जो गैप निकल के आता है आप उसको अपने जीपीडीपी में उस गैप की पूर्ति के लिए आप रखते हैं। जो इसमें जो लोग प्रमुखता इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी सरकारी मशीनरी है उनके, तो जो कार्मिक हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, जनपद स्तर या ग्राम स्तर तक के इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, एसएचजी की महिलाएं होती हैं और लाभार्थी होते हैं। तो इनका भी मोटिवेशन और इनको भी जानकारी देने की आवश्यकता है, ताकि इसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। इसी तरह जो अग्रिम पंक्ति के कार्मिक जो इस सर्वे कार्य में हमारा हेल्प करते हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, रोजगार सहायक है, हमारे वहाँ के टीचर स्कूल के हो गए, ग्राम पंचायत के हमारे सेक्रेटरी हो गए, या जो भी अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी आप वहाँ पे लगाते हैं, उनको पहले ही इसकी पूरी जानकारी दे दी जाए कि इस सर्वे का उद्देश्य क्या है, इससे जो रिजल्ट निकलना है उसका हमको लाभ कैसे लेना है। इन सारी बातों की जानकारी अगर इनको प्रारंभ से रहेगी तो आपका सर्वे भी गुणवत्तापूर्ण होके आएगा, जो गैप निकलेंगे वो भी वास्तविक होंगे, और जब आप जीपीडीपी बनाएंगे तो उनकी गैप की पूर्ति के लिए भी एक वास्तविक जीपीडीपी, व्यवहारिक जीपीडीपी आप बना पाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जो आपको कवर करना है, स्कूल है, बेहतर स्वास्थ्य है, पोषण है, कृषि है, कौशल विकास है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना विद्युत के लिए है, उजाला योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें कि सभी का खाता खुल जाए, सभी का बीमा हो जाए, जो बीमा सुरक्षा की बात है, और इंद्रधनुष टीकाकरण की बात है। तो ऐसे गोल जो सॉफ्ट गोल हैं जिनको सारे विभाग कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि को ये ध्यान रखना है कि उनके गांव में जो लाभार्थी वर्ग है वो इससे
100% आच्छादित हो जाता है। इसके बाद हम सुविधाजनक जीवन ईओएल सर्वे जिसकी बात करते हैं उस पर हम आ जाते हैं। पीछे जो जीपीडीपी की बात की, जीपीडीपी आप लोगों ने हर ग्राम पंचायत का बना भी दिया है, अपलोड भी हो गया है, संभवतः उसमें कुछ काम भी चल रहे हैं। इसमें भी हमको मॉनिटरिंग करने की जरूरत होगी। बीच बीच में मीटिंग एक डीएम साहब की अध्यक्षता में हो जाए कि भाई जीपीडीपी में जो कार्य जिस विभाग ने रखा था वो शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कब तक करेगा। तो इस पे ये होगा कि अगर कोई विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा होगा तो समय से उस पे ध्यान देगा तो हमारे काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। ईओएल सर्वे में डोर टू डोर सर्वे है। इसमें गांव के सभी परिवार का सर्वे नहीं होता है, केवल एससीसीसी सर्वे में जो वंचित परिवार हैं जिनकी एक लिस्ट जनरेट होके आती है एससीसीसी से, केवल उन्हीं परिवारों का इसमें सम्मिलित किया जाना है सर्वे में जो वास्तव में गरीब हैं। उनका ये देखा जाना है कि इनका गरीबी का स्तर क्या है, इनको कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध हो रही है, कौन सी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं हो रही है, इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए और हमको क्या काम करने की जरूरत है। इस सर्वे में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से घटक निर्धारित किए गए हैं वो है रूरल हाउसिंग, रूरल रोड, सोशल सिक्योरिटी, प्राइमरी हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टॉयलेट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और पानी का कनेक्शन, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी स्कूल, इसको ईओएल में ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें गरीबी के चिन्हीकरण की बात है तो गरीबी के चिन्हीकरण में जैसा आप जानते हैं कि एक तो परिवार विशेष की गरीबी होती है जो उसके अपने कुछ कारण होते हैं, उस कारण से होती है। एक भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति के कारण भी उस पूरे क्षेत्र की गरीबी होती है। तो इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई इंटरवेंशन करना चाहेंगे, इसमें कोई अंतर लाना चाहेंगे, इसको कोई सुविधा देना चाहेंगे तो आपको अपना काम उसी हिसाब से करना पड़ता है। जो जीपीडीपी जब आप बनाते हैं तो इसमें ये देखना पड़ता है कि पारिवारिक गरीबी है तो किस कारण से है, क्या उसके शिक्षा में कमी है, उसके ट्रेनिंग में कमी है, उसका स्वास्थ्य खराब है, बीमार है, रोजगार के अवसर की कमी है, या उसके पास कोई परिसंपत्ति नहीं है, या सुरक्षित आवास नहीं है, या जन सेवाओं की पहुंच नहीं है, या उधारकर्ताओं के, भ्रष्टाचारियों के, बिचौलियों के शिकंजे में आ गया है। किस कारण से परिवार गरीब है तो ये देखना पड़ता है। या किस कारण से वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र गरीबी की श्रेणी में आ रहा है, वहां ये देखना पड़ता है कि सामाजिक पूंजी क्या उस क्षेत्र में है कि नहीं, क्या महिला युवा गरीब परिवार किस श्रेणी के हैं, काम करने वाले लोग नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या जो उत्पाद करते हैं उसका उनको अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, या उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हिंसा या अपराध है, या असिंचित कृषि क्षेत्र है, या मानसून पे अत्यधिक निर्भरता है, यहाँ आधारभूत सुविधा नहीं है, बिजली पानी सड़क कुछ भी नहीं है, या उनकी बाजार तक पहुंच नहीं है, या गैर कृषि गतिविधि कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से देखना पड़ता है। तो आप जो प्लान बनाते हैं उस पूरे क्षेत्र के लिए बना सकते हैं या पर्टिकुलर परिवार के लिए बना सकते हैं। तो जिस कारण से वो परिवार गरीब है या वो भौगोलिक क्षेत्र गरीब है, उस क्षेत्र में हमको ज्यादा इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। संबंधित विभाग द्वारा अपनी योजनाएं जो इनके लिए संचालित की जा रही हैं उनको वहां पे केंद्रित रूप से लागू कराना पड़ता है। ईओएल में भी जो स्वतः सम्मिलित परिवार हैं जिनको हम सर्वे के लिए लिस्ट हम भेजते हैं, उसमें भी ऑटो वहीं से हमको लिस्ट मिलता है। उसमें आश्रय विहीन परिवार है, निराश्रित वाले परिवार है, महिला ढोने वाले परिवार है, एसटी परिवार है, कानूनी रूप से छोड़े गए बदवा मजदूर के परिवार हैं। इसके अलावा जो आते हैं जिसमें केवल कच्ची दीवार कच्चा छत वाला है, या 16 से 59 वर्ष की आयु वाला कोई सदस्य नहीं उस परिवार में, या महिला मुखिया वाला परिवार है, या दिव्यांग विकलांग वाला परिवार है, एससी एसटी वाला परिवार है, या 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई उस परिवार में वयस्क सदस्य नहीं है, या दिहाड़ी मजदूर का परिवार है, या भूमिहीन परिवार है, ऐसे लोग उसमें सर्वे के लिए उनका नाम आता है। इनको जो भी सुविधा हमारे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के द्वारा दी जा रही है, उन सुविधाओं का लाभ देखना होता है कि वो सुविधा इनको मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो
उन सुविधाओं का लाभ संबंधित विभाग से दिलाया जाना होता है। इसके लिए आपको अपने प्लान में उस विभाग की कार्य योजना में उसको रखना पड़ता है। जो प्रमुख पैरामीटर इसके दिए गए थे 16 पैरामीटर थे और 36 क्वेश्चन थे। 36 जो क्वेश्चन थे वो आपके उसमें से 9 ऐसे थे जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल से भी जुड़े हुए थे, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 नंबर ऐसा था जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ यह अनिवार्य होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का जो लक्ष्य है वो हमारे राज्य का अच्छा हो, इसके लिए भी जो ईओएल में सर्वे में जो कमी निकल के आ रही है उसकी प्रतिपूर्ति कराना आवश्यक होता है, क्योंकि उस प्रतिपूर्ति कराने से उस गांव की गरीबी दूर होती है, उस क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र या ग्राम पंचायत की गरीबी दूर होती है, साथ साथ उस गांव की रैंकिंग में सुधार होता है। उसके साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग आपके गांव पंचायत या राज्य पंचायत राज्य की या जनपद की है उसमें भी सुधार आता है। तो इसलिए इस काम को भी कराया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उस गांव की जो संपूर्ण गरीबी की बात करते हैं वो दूर होगी और संपूर्ण विकास उस गांव पंचायत का हो पाएगा, क्योंकि अगर परिवार गरीबी रेखा से बाहर आएंगे तो वो गांव की भी स्थिति जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति ये सुदृढ़ होगी। इस पूरी कार्रवाई में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पूरा इम्प्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत की देखरेख में होना है। तो इसमें इसकी भूमिका ग्राम पंचायतों की इस तरह से होती है कि आपको इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होता है, जागरूकता बढ़ानी होती है, खुली बैठक आहुत करनी होती है, एक वातावरण क्रिएट करना पड़ता है, गांव वालों का अधिकाधिक सहयोग करना होता है, बैठक का व्यापक प्रचार करना होता है। जो ईओएल में और मिशन अंत्योदय में सर्वे करता लगे हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सहयोग देना भी पड़ता है, उनकी जानकारी और सहयोग लेना भी पड़ता है। जो डेटा आता है डेटा का परीक्षण करना पड़ता है, पंचायती परीक्षण करती है कि जो ये कमी दिखा रहे हैं हमारे गांव में वो चीज है कि नहीं, या कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखा रहे हैं जो हमारे गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं है और सर्वे में उसको दिखा रहे हैं कि सुविधा उपलब्ध है। इसका भी परीक्षण ग्राम पंचायत स्तर पे करना पड़ता है। उसके बाद ही ग्राम पंचायत या ग्राम सभा पूरी बैठक में उसको अनुमोदित करती है। जो गैप निकल के आते हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो जीपीडीपी आप बनाते हैं उसके लिए भी उस प्लान को भी ग्राम सभा अनुमोदित करती है। जो विभागीय योजनाएं हैं, कन्वर्जेंस की योजना है, उसके चयन में भी उसके क्रियान्वयन में भी ग्राम पंचायतें हमारा सहयोग करती हैं। जो कन्वर्जेंस का रेखीय विभाग का प्लान बनता है उस प्लान को तैयार करने में, अनुमोदित कराने में और क्रियान्वित करने में भी हमारी ग्राम पंचायत का पूर्ण सहयोग होता है। तो जीपीडीपी के लिए डेटा की बात हम लोग करते हैं, तो आप जीपीडीपी जब बनाते हैं तो बहुत सारा आपके पास अपनी जानकारी भी होती है, ग्राम पंचायत के पास अन्य सर्वे भी होते हैं, जो रेखीय विभाग होता है उनके आंकड़े भी होते हैं, उनका सहयोग आप जो डेटा है उसका भी सहयोग लिया जाता है और मिशन अंत्योदय का जो डेटा है उसका भी आप सहयोग लेते हैं। इन जो डेटा है विभिन्न प्रकार के, इनको देखते हुए आप अपने गांव पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए आप जीपीडीपी प्लान तैयार करते हैं और कन्वर्जेंस के माध्यम से उन योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत में लागू कराते हुए उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आप जैसे जैसे वहां जो गैप की प्रतिपूर्ति करते हैं, अगले साल का जब सर्वे होता है तो जिस श्रेणी में आपका गांव पंचायत रेड में था, वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अगर वो काम इस साल आप करा देते हैं तो अगली बार वो ग्रीन श्रेणी में आ जाता है। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ सकता है जिसमें कि आपकी ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाएं और जो गैप्स दिखा रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए। ये प्रतिपूर्ति होने के बाद अगर आपकी ग्राम पंचायत में 75% से ज्यादा कार्य जो इसमें गैप में दिखाए गए हैं अगर आप उसकी प्रतिपूर्ति कर लेते हैं तो आपके गांव पंचायत को पुरस्कार देने की भी व्यवस्था भारत सरकार स्तर से की गई है। इसमें अगर ग्राम पंचायतें चाहें तो अपना नामांकन भी कर सकते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं।
जीपीडीपी निर्माण के लिए ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वतः इस कार्य को करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे कैसे आप करते हैं, आप स्वतः विज्ञ हैं, आपने कई बार कर भी लिया है, तो इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये है कि समुदाय आधारित अगर नियोजन हो, गांव वालों के साथ मिल बैठ के कोई बात रखी जाए, एक समझ बनाई जाए, उसके बाद उसको नियोजित किया जाए, समुदाय के द्वारा उसका अनुश्रवण भी किया जाए, जिसमें कि हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे चुने हुए जो त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हैं, अगर स्वयं ये नियोजन में पूरे प्लानिंग प्रक्रिया में अपना सहयोग दें, अपनी दृष्टि रखें, अनुश्रवण में भी अपना सहयोग हमारे सिस्टम को दें, तो यहाँ पंचायत का सहयोग जब प्राप्त होगा, गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, रेखीय विभागों का सहयोग प्राप्त होगा, उनमें आपस में कन्वर्जेंस होगा, उनकी योजनाओं में कन्वर्जेंस होगा, उस चीज को धरातल पे एक साथ मिलजुल के जब लाया जाएगा तो उस गांव में बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदायगी अनिवार्य रूप से होगी। तो इसमें गांव के जो लोग हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और जो हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी और कार्मिक हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है। अगर इनमें आपसी तालमेल और समन्वय हो तो सही समय पे सही ढंग से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बेहतर प्रयास अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका बेहतर परिणाम मिलता है और हमारे गांव की, हमारे राज्य की रैंकिंग में अत्यधिक सुधार होता है। प्रश्नावली आपके पास है, आपको पता है, तो प्रश्नावली पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इस विषय पे हमको इतना ही कहना था। मैं समय देने के लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सर मैं पहले सर आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर पहले जो सेशन आपका रहा सर उस विषय में अगर कोई प्रश्न उत्तर हो, जो फ्रंट लाइन में हमारे अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, यदि उनके प्रश्न हो, कोई क्वेरीज हो तो सर से पूछ सकते हैं। और यदि YouTube के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनके कोई प्रश्न, उनकी कोई क्वेरीज हो तो अपने चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। किसी जनपद से कोई प्रश्न हो? शायद कोई प्रश्न नहीं है। सर आपका निदेशालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी सर, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सर जो आपका 23rd को सेशन था उसको सर आज आपने सर उसको लिया है और आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर पीपीटी के माध्यम से सर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया। इसी तरह सर मिशन अंत्योदय के जो गैप्स आ जाते हैं उनके मानक और पूर्ति के विषय में सर आपने बताया। कन्वर्जेंस के माध्यम से रेखीय विभागों का क्या दायित्व होना चाहिए, जीपीडीपी और ईओएल सर्वे में क्या समन्वय होना चाहिए, और एक विशेष बात की अगर 75% से ज्यादा सर जो लोग इन गैप्स को फुलफिल कर ले रहे हैं तो आने वाले समय में वो भारत सरकार की ओर से जो पुरस्कार की व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी वो ग्राम पंचायतें अप्लाई कर सकते हैं सर। और नियोजन और अनुश्रवण के विषय में जो समुदाय से आधारित जो सर बातें आपने बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर। जीपीडीपी पंचायतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और जैसा कि सभी जानते हैं कि अक्टूबर से जो जीपीडीपी हम लोग बनाएंगे उसकी प्लानिंग शायद आज ही से हम लोगों ने शुरू कर देनी है। तो निश्चित तौर पर आज का जो सेशन सर ने लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बार बार क्वेरीज जो हमने पिछले माह की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए उससे पहले भी जो कार्यक्रम थे
प्रधानमंत्री आवास योजना या ये मिशन अंत्योदय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थे, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी। उम्मीद करते हैं कि सर का ये सेशन जो है सभी को बहुत लाभान्वित करेगा और पीपीटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जो रिकॉर्डिंग है सर वो यूट्यूब के माध्यम से भी देखी जा सकती है। जो कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आज इस सेशन में नहीं जुड़ पाए वो यूट्यूब के माध्यम से भी ये सारा सेशन पुनः सुन सकते हैं और आने वाले जब हम जीपीडीपी बना रहे हैं और इस टाइप के जो सर्वे अगर हम ग्राम पंचायतों में अगर हम जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन रिकॉर्डिंग्स को पुनः सुना जा सकता है, उनसे लाभ लिया जा सकता है। तो सर मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में भी जब जब सर जैसे जैसे निर्देश होंगे सर आपसे अनुरोध रहेगा कि सर आपका मार्गदर्शन यूं ही हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार मेरी तरफ से। जी धन्यवाद सर। तो सभी को नमस्कार, आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।